हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक और फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। यह कंपनी का नाम है जुबिलेंट फूडवर्क्स, जिसको हम जानते हैं डोमिनोज पिज़्ज़ा के लिए, डंकिन डोनट्स के लिए, और भी दो इनके पास चेन हैं उनके लिए। उनके बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की अपने फेवरेट कोट। रिटेलर्स को यही चिपकाया जाता है, आपको भी चिपकाया गया होगा, मुझे भी चिपकाया गया था और आगे भी चिपकाता जाएगा। ये है बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। या इसको चेंज करके भी बोला जाता है कि बाय इन फियर सेल इन ग्रीड। लेकिन सबसे दुनिया में आसान काम है ज्ञान देना, कोट्स देना, और सबसे मुश्किल काम है उसको फॉलो करना। इस समय हम जुबली फुटवर्स की बात कर रहे हैं, ये काफ़ी नीचे आ चुका है। अब पॉइंट ये है कि क्या आप इसको बाय करोगे, क्योंकि इस समय फेयर है, कंपनी के साथ फंडामेंटली थोड़े इश्यूज आ रहे हैं। क्या आप में हिम्मत है बाय करने की? क्या मेरे में हिम्मत है बाय करने की? या किसी में भी हिम्मत है? तो ये होगा असली टेस्ट इस कोर्ट का। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं वीडियो के टेक्निकल्स में। तो ये है जुबिलेंट फूडवर्क्स। अगर आप देखोगे, ये जनवरी के 2023 से ये स्टार्ट किया था इसने 510 के लेवल पे, और अभी तक वहाँ नहीं आ पाया। एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये यहाँ पे आके 500 पे स्ट्रगल कर रहा है। 500 के ऊपर एक दिन गया था। यहाँ हम डोजी कैंडल देख सकते हैं। थ्रू आउट प्राइस रिजेक्ट हो गया था, नीचे आया, अगले दिन ही सेलिंग आई, फिर हल्की सी बाइंग आई, फिर डोजी बन के बैठा हुआ है। पॉइंट ये है कि हम क्या इससे देख सकते हैं, क्या ये हमको ये चार्ट बता रहा है और हम इससे क्या सीख सकते हैं। अगर हम देखेंगे कि ये प्राइस वहीं पर है जहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये बहुत आइडियल तो नहीं, बट हाँ कुछ कुछ इस तरह से देखोगे तो कुछ ऐसा कप हैंडल सब बना हुआ है इसमें। आइडियल नहीं है अगेन, बट इमेजिन कर सकते हो आप इसको। यहाँ से हम ना देखते हुए हम इसमें कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करते। क्या हम इसमें कुछ पैटर्न देख पा रहे हैं? थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसको और देखते हैं क्या कि यहाँ पर इसने 640 के आसपास स्ट्रगल किया था, जहाँ से नीचे आया था शॉर्ट टर्म में। अगर हम यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें, कुछ 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 इस तरह से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे, देखेंगे कि कोई भी बड़ी कैंडल ना कटे। विक्स को आप कट कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ इसको देखोगे और इसको मैं ऐसे कर दूँ हल्का सा, तो आप देखोगे कि क्या इस कैंडल ने इस यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ था, एक रेजिस्टेंस यहाँ था। यहाँ तो प्रॉपर ही इवनिंग स्टार बना हुआ है, जो कि दिखा रहा है कि यहाँ स्ट्रेंथ नहीं है और डाउन फ्लो आएगा यहाँ पे। फिर इसने यहाँ से गया, फिर एक बार अटेम्प्ट किया, उसके बाद तो इसमें जो सेलिंग आई है, ये सारी ये प्राइस की सेलिंग है, हम इसको बाद में देखेंगे। और नीचे आके इस प्राइस पे 425 के आसपास इसने 3 बार सपोर्ट लिया। यहाँ पर एक सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट। अब यहाँ से धीरे धीरे ऊपर है। यहाँ से भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको ठीक ठीक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी। लेकिन पॉइंट यहाँ पर अभी भी नहीं है कि ये ट्रेंड लाइन कैसे। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करें जो अभी हमने शॉर्ट टर्म में ड्रॉ की है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ इसने कोशिश किया इसको ब्रेक करने के लिए, राइट। हल्का सा ऊपर गया, रिजेक्शन आया, वापस रिटेस्ट किया इसने ट्रेंड लाइन को। अब ये थोड़ा सा अप ऊपर है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत ही शॉर्ट टर्म पे थोड़ा सा हमको दिख रहा है इसमें कि हाँ कुछ सपोर्ट है। ट्रेंड लाइन हमारी हट गई है, फिर हम उसको ड्रॉ करते हैं रफली। अभी हम इसको एडजस्ट कर लेंगे कि हमें बहुत ही छोटी सी ट्रेंड लाइन देखी इस बेसिस पर, राइट। अब हम अपना चार्ट का जो होराइजन है उसे एक्सपेंड करते हैं। ये ऑलमोस्ट 1 साल का है। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं तो देखते हैं कि ये नहीं, और भी ऊपर से आया हुआ है। थोड़ा सा इसको और जूम आउट करेंगे, देखते हैं कि क्या कुछ हमको दिख पा रहा है, क्या कुछ हम इसमें आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ इसने हाई बनाया था और ये यहाँ पर आ चुका है, राइट। तो हम इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते हैं यहाँ पर। ये ग्रीन कैंडल है यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर ग्रीन कैंडल है। और इसको अगर हम कुछ इस तरह से हम एडजस्ट करें, राइट, थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि देखने में ठीक लगे। राइट। अब हम यहाँ देख रहे हैं, हमको इस यहाँ देखने से हमको देखिए क्या पता चल कि ये एक रेजिस्टेंस था सबसे पहले, राइट। यहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, फिर ये नीचे आया, फिर एक कोशिश की नहीं कर पाया, काफ़ी नीचे आया अगेन,
ये जो हम अभी शॉर्ट टर्म में सपोर्ट देख रहे थे 425 के आसपास, वो पहले भी यहाँ पे इसने अचीव किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहले भी 425 के पास इसने अचीव किया हुआ, वहीं से सपोर्ट लेके आया, स्ट्रगल किया, रिजेक्शन रिजेक्शन, फिर नीचे आया, फिर अगेन उसी सपोर्ट के आसपास इसने सपोर्ट लिया, और फिर अब इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक करके अब ये वापस इस पे रीटेस्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इसको देखें, यहाँ पे हम अपना ड्राइंग क्लियर कर देते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ से इसने रिजेक्ट करके इसको यहाँ पे रिजेक्शन मिला है, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर रिजेक्शन मिला, नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, अब यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। अब पोटेंशली इस शॉर्ट टर्म बेसिस पर ये जो हमने डेली बेसिस की ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर हमको दिख रहा है कि यहाँ एक कंसोलिडेशन है और हो सकता है कि यहाँ से एक अपमूव आए। पर अगर हम इसको लॉन्ग वे से देखें तो अगेन ये इसका हाई था, ये इसने लोअर हाई बनाया और ये लोअर लो हो गया, फिर और इसने लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, ये लोअर हाई हो गया, अभी भी इसने लोअर लो बनाया और ये लोअर हाई बनाने की कोशिश में कर रहा है। तो अगेन कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, इसने ब्रेक नहीं किया है इसको। हाँ, कुछ लोग इसको बोल देंगे कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, हो भी सकता है, आप इसको टारगेट मान के ले भी सकते हो, बट ये बहुत ही क्लियर नहीं है और आई डोंट नो कि किस इसका टारगेट क्या होगा। बेसिकली टारगेट यहाँ हो सकता है बट 920 के आसपास, बट ये बहुत ये मल्टी ईयर का हो जाएगा क्योंकि नवंबर से आया हुआ है, राइट। तो हटाते हैं हम इसको भी हटाते हैं, राइट। तो अब बात है कि अब इस समय मार्केट में फियर है और स्टॉक में भी, मार्केट में फियर नहीं, मार्केट तो फिर अपना ऑल टाइम हाई उसने टच कर दिया है, इस स्टॉक में फियर है और शायद इसको कोई बाय करे ना करे क्योंकि कंटिन्यूसली लोअर लो बनाया जा रहा है ये। अब यहाँ वॉरेन बफेट का कोट आता है कि बाय इन फियर और सेल इन ग्रीड। यहाँ कौन बेचता है? यहाँ जब ये ऊपर जा रहा था तो इसको कौन बेच रहा था? कोई नहीं। ये भी जब ये डाउन आया, अब इसको कौन खरीदेगा इसको? उस कोट को पढ़ना सुनना बहुत आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, राइट। ये तो हो गई डेली बेसिस की। हाँ, नहीं, अब आते हैं हम वीकली बेसिस पर। अगर हम वीकली बेसिस पर आते हैं और यही चार्ट का एनालिसिस करते हैं वीकली बेसिस पर, तो देखते हैं कि वीकली बेसिस पर भी ऑलमोस्ट यही सेम ही पैटर्न जो है वो काम कर रहा है, राइट। इसको ही जो हमने हल्का सा थोड़ा इसको हटाते हैं, ये नहीं। अगर हम अपनी वीकली बेसिस पर आते हैं, वीकली बेसिस पर अगर अपनी कैंडल्स को अपने चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं वीकली बेसिस के लिए, अब कुछ लोग रेड लाइन को कट नहीं करते हैं, रेड कैंडल को, और कुछ लोग क्लोजिंग बेसिस पर ड्रॉ करने के लिए कट कर लेते हैं। आपके ऊपर है, आप जैसा आप चाहते हो, जो आपका पैटर्न है। देखो इतने दिनों में इतना समझ गया हूँ कि सबका पैटर्न, ट्रेड पैटर्न, चाहे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का पैटर्न सब अलग होता है, राइट। तो अगर आप इस तरह से ड्रॉ करते हो जहाँ आप डेड लाइन को नहीं कट करते हो, तो भी आपको दिखता है कि यहाँ एक स्ट्रेंथ है, कंसोलिडेशन है वीकली बेसिस पर। और नहीं तो आप अगर इसको यहाँ से आप ड्रॉ करोगे और आप अगर इसको इस तरह से देखोगे तो आपको दिखाएगा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है और ये कंसोलिडेट कर रहा है। ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की पहले भी कोशिश की थी, ये अटैम्प्ट पहले भी आया था, लेकिन ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन होकर नीचे आ गया था। अब देखना क्या है कि ये यहाँ से रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाएगा या रिजेक्ट होकर नीचे आ जाएगा। अब हम इसमें बात कर लेते हैं अपने कुछ मूविंग एवरेजेस की। अभी वीकली बेसिस पे देख लेते हैं। अभी 50 वीकली एक्सपोनेंशियल एवरेज पे ये अभी रेजिस्टेंस ले रहा है। ये हो गई 100, ये इसके ऊपर है 200, कोई 200 पे तो एकदम ही है, समझिए कि ऑलमोस्ट नेक से टच कर रहा है। तो रेजिस्टेंस है इसका, इसको 1 मिनट के लिए हाइड करते हैं इन तीनों को और वापस लगाते हैं कैंडल डेली पैटर्न पे। डेली पैटर्न पे लगाने के बाद अब अगर हम वीकली अपने मूविंग एवरेजेस को लगाते हैं, ये 50 वीक है, मैं 50 डे एक्सपोनेंशियल मूव एवरेज है, यानी 50 डेमा है। मैं जनरली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। तो हम देख रहे हैं क्या ये 50 डेमा के ऊपर है। हाँ, यहाँ पे जो रिएक्शन था उसके बाद भी इसने 50 डेमा का ही सपोर्ट लिया। ये कंटिन्यूसली यहाँ से मई से 50 डेमा का सपोर्ट लेता आ रहा है। और हम ड्रॉ करते हैं 100 डेमा को। 100 डेमा को भी इसने तोड़ दिया है और ऑलमोस्ट 50 और 100 डेमा जो है वो एक ही पॉइंट पर आ रही हैं और यहीं से इसने सपोर्ट लिया है ऊपर जाने के लिए, राइट। अब अगर हम इसमें 200 डेमा ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इस समय 200 डेमा ही, यहाँ से हम देख सकते हैं कि 200 डेमा ही इसका रेजिस्टेंस।
सबसे पहले इसको क्या करना है, 500 के ऊपर स्टॉक जाके कंसोलिडेट करना है। अगर हम देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम से ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, रेड भी बनी थी, बट ग्रीन कैंडल्स जो का नंबर जो ज़्यादा है, थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट आया है इसमें किसी न किसी का। एक तो किसी में रिटेलर का, DIIs का, FIs का, वो हम आगे देखेंगे शेयर होल्डर इन्वेस्टर। क्या हम देखते हैं क्या है, तो मेरा टारगेट यहाँ पे टेक्निकल बेसिस पर क्या बनता है, मैं चाहता हूँ कि ये ये कंसोलिडेट करे, यहाँ कंसोलिडेट करे, ऊपर करे ये 200 डेमा के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पे कुछ अपने कैंडल्स बनाए, यहाँ पे कुछ कैंडल्स बनाए, कंसोलिडेट करे, एक हल्का सा ब्रेकआउट आए, यहाँ कंसोलिडेट करे, और फिर इसमें धीरे 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 अप मूव डाउन मूव डाउन मूव डाउन, धीरे धीरे हायर हाई बनाए। तो अगर ये हायर हाई बनाएगा तो ये बहुत ऊपर जाएगा। अगर इसका प्रीवियस हाई देखोगे आप, तो बहुत ऊपर है। अगेन अभी हमने देखा था कि ये कहाँ से आया था, एक टाइम ये रिटेलर्स का, FIIs का, DIIs का, सबका चाहता शेयर हुआ करता था। तो इसका, और ये स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है, अगर आप देखो यहाँ स्प्लिट भी हुआ है। एक टाइम ये 3000 के भी ऊपर था, तो ये 913 के आसपास आया है। 1:5 का हुआ है, आई थिंक, श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन 4-5 हज़ार तक ये ऑलमोस्ट पहुँच गया था। वहाँ से बहुत ही तेज़ी से स्लम्प आया इसमें। तो आप स्लम्प देख सकते हैं किस बेसिस पे स्लम्प आया था। अब हम चलते हैं इसके फंडामेंटल्स में, देखते हैं कि इस गिरने का रीज़न क्या। अगर ये स्टॉक गिर रहा है तो पक्का कोई रीज़न होगा। यहाँ से हम मूविंग एवरेजेस 1 मिनट के लिए हटा देते हैं, और ट्रेंड लाइन भी अपनी हटा देते, ट्रेंड लाइन छोड़ देते हैं। आइए अब चलते सीधा फंडामेंटल्स के लिए स्क्रीनर पे। ये रहा स्क्रीनर पे जुबिलेंट फूडवर्क्स। जुबिलेंट फूडवर्क्स हम जानते हैं एक ब्रांड्स ओन करते हैं थ्रू आउट इंडिया, डोमिनोज पिज़्ज़ा, डंकिन डोनट्स, और अपने होम ग्रोन जो ब्रांड है, हॉन्ग्स किचन भी है, और आई थिंक पॉपाइज भी है। पॉपाइज का भी इन्होंने कुछ स्टोर्स खोले हैं। आई थिंक टोटल अप्रॉक्स 1800 स्टोर्स हैं सब मिला के। इंडिया में भी है, इंडिया के आसपास श्रीलंका में भी हैं, और बांग्लादेश में भी हैं। एक बार ये भी ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं की पॉइंट्स इसके। फिर मैंने कहा था कि ये इंडिया में भी है, आई थिंक ये बांग्लादेश में है, और श्रीलंका में भी है, आई थिंक श्रीलंका और बांग्लादेश में भी है। और USA के बाहर ये सबसे बड़ा फ्रेंचाइज है इसका, जुबिलेंट फूडवर्क्स का। और बॉयज़ भी है इनके पास, जहाँ नेपाल, भूटान वगैरह में इन्होंने कुछ रेस्टोरेंट्स खोले हैं, और बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स हैं। इन्होंने लिखा हुआ है FY22 के हिसाब से 1560 प्लस स्टोर्स। आई थिंक ये इस समय क्लोज टू 1800 के आसपास हैं। जो अभी हम एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो शायद उसमें आइडिया लग जाएगा हमको, अगर हमको मिली तो। और कंपनी का मीडियम टर्म आउटलुक क्या है कि ये 3000 से ऊपर डोमिनोज स्टोर्स खोलना चाहते हैं, 250 से 300 पोपाई स्टोर खोलना चाहते हैं मीडियम टर्म। तो ये कंटिन्यूसली एक्सपैंड करेंगे, कंटिन्यूसली ये इन्वेस्ट करते जाएंगे। तो हो सकता है इनका डेट टू इक्विटी ज़्यादा ही है। वैसे भी जुबिलेंट फूडवर्क्स का डेट टू इक्विटी हमेशा रहता है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली एक्सपैंडिंग कर रही ग्रोथ कंपनी है। इससे ये होता है कि ये अभी मैसिव ग्रोथ देख रहे हैं आगे चल के, शायद इसीलिए इसका स्टॉक भी जो है वो 92.5 है। प्राइस टू अर्निंग अगर 92.5 होता है तो हमको पता है कि कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी के अभी ग्रोथ को टारगेट कर रही है, ग्रोथ कंपनी है। और लेकिन ग्रोथ कंपनी के साथ टारगेट है, अगर आप एक्सपर्ट्स टारगेट कर रहे हैं कि ये इसका हाई प्राइस टू अर्निंग है, इसकी हाई वैल्यूएशन दे रहे हैं, तो उस हिसाब से उसको ग्रोथ भी करनी होगी। अगर वो नहीं करनी होगी तो उसकी पिटाई होगी, जैसे कि अभी जुबिलेंट फूडवर्क्स के साथ हो रहा है। राइट, आते हैं अपने पीयर कंपैरिजन में इसके पास देवयानी है जो पिज़्ज़ा हट चलाते हैं, वेस्टलाइफ फूड है जो मैकडॉनल्ड्स चलाते हैं, सफायर फूड्स अगेन पिज़्ज़ा हट चलाते हैं। तो ये इनके कुछ पीयर्स हो गए। सबके ही स्टॉक भी जब आप देखोगे जनरली हाई है, क्योंकि इंडिया में फास्ट फूड का कल्चर बहुत तेज़ी से आ रहा है। और आई थिंक वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टार्टर इज जुबिलेंट फूड्स डोमिनोज के साथ। अब हम इसे क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में आप क्या देखोगे, ये प्राइस जो 2019 का है इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि कोविड का पीरियड हो गया। कोविड के पीरियड में बहुत सारा सेल इनका हार्म हुआ था, लेकिन अब उसको हटा भी दो तो अब देखोगे क्या कि सेल्स ग्रोथ जो है वो 2021 में हल्का सा पिकअप किया था उसने। अब हम देखते हैं मार्च से कंपेयर करते हैं। मार्च 22 के एंड में 1176 करोड़ का इनका सेल्स था। 2023 में 1270 का था। आपको लग रहा है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़्यादा है और थोड़ा सा है भी, लेकिन आप क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो बहुत कम। 1332 इनका क्वार्टर पे था, सितंबर क्वार्टर में इनका 1301 था, और जून में इनका 125 है। तो देखोगे कि क्वार्टर बेसिस पे, Q1Q बेसिस पे इनका जो सेल्स है वो डाउन हुआ है।
अगर आप देखते हो एक्सपेंसेस के लिए, एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप देखोगे 902 करोड़ का एक्सपेंस था और अब है 1050 करोड़ का। तो सेल्स गिर रही है और एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है, राइट। अब आते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया 274 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि हाँ उसके पहले वाले क्वार्टर से कम था, बट अभी अभी तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ये कम हो गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप देखेंगे तो ये क्वार्टरली कंपैरिजन ही है। आप देखोगे कि इनके पास 23 करोड़, 12 करोड़, फिर 286 और अब 2 इनका गिरा है। और आप देखोगे प्रॉफिट मार्जिन में तो एक भयानक स्लम्प आया है, जहाँ कहाँ ये, इसको आप हटा दो, इंक्लूड कर दो ये कोविड पीरियड के अलावा, 26, 24%, 25%, 24, 22% का कमांड करते ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सीधा 17% पे आ गया। ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉप। सेम गोज फॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ देखोगे आप तो ये 134 करोड़ का था मार्च 2022 में, यहाँ 153 करोड़ का है, आधे से भी कम हो गया। सेम गोज फॉर नेट प्रॉफिट। ये 96 करोड़ का था, ये 29 करोड़ का आ गया, ये ऑलमोस्ट 1/3 हो गया। तो देखोगे कि अगर स्टॉक की वैल्यू नीचे जा रही है, उसके पास रीज़न है अपना, उसके अपने रीज़न है, उसके अपने रीज़न में है कि वो ग्रोथ उतनी नहीं शो कर पा रहा जितनी उसकी वैल्यूएशन दी गई है। ये तो हो गई बात सेल्स की क्वार्टर बेसिस पे। अब देखते हैं इसका ईयरली। और अब यहाँ मैं एक चीज़ देखना भूल गया आपको, एक्सपेंसेस। यहाँ आप देखोगे तो मटेरियल कॉस्ट जो है वो 21.96, समझ लीजिए 22% का है। ये 39% का है, अगेन ये कोविड पीरियड है, इसको हटा देंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट मिलना सब मुश्किल था। एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ 22% है, जो गिर के 17.48% पे आ चुका है। ये इसमें इन्होंने रिडक्शन किया काफ़ी। लेकिन मटेरियल कॉस्ट है ये 25.6% था, ऑलमोस्ट 25%, थोड़ा सा डाउन हुआ थोड़ा सा, लेकिन अब ये फिर पिकअप कर रहा है 22, 23, 24, अब ये ऑलमोस्ट 25% पे आ गया। तो जो मटेरियल कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 3 साल पुराना लेवल पर है। तो आई थिंक इन्फ्लेशन की इनको सबसे मार पड़ रही है। क्या इनका डो महंगा हो गया, क्या ये वेजिटेबल यूज़ कर रहे हैं महंगा हो गया, क्या फ्रीज़र, लॉजिस्टिक्स ये सब महंगे हो गए हैं। ये सारे के सारे इसके प्राइस पॉइंट में वो कंज्यूम होते हैं। तो सबका कंसोलिडेशन आपको दिखाई देगा। अब आते हैं ईयर टू ईयर बेसिस पे। ईयर टू ईयर बेसिस पर आपको दिखाई देगा क्या कि अब इसके सेल्स देखते हैं। सेल्स इसकी ग्रोथ हो रही है, सेल्स अभी में भी ग्रोथ है। सेल्स 5158 है जो अब तक का ऑल टाइम हाई है। हाँ, लेकिन 3920 से ये कोविड का स्लम्प था, इसको हटा देते हैं 2021 में, ये आ गया 1496 और ये 5158। ग्रोथ सेल्स है, लेकिन एक्सपेंसेस देखिए आप 828 करोड़ से बढ़ के ये 3000, 3045, 3090, अब 4033 करोड़ एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंसेस को एक्सपेंड करेंगे, देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये 25.68% से गिर के वापस 24.9, ये भी हमने देखा पहले। एम्प्लॉयज कॉस्ट कम होता है। अदर कॉस्ट देखिए 36, अदर कॉस्ट इनके आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जो आ ही नहीं रहे हैं इनके पास। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई डोंट नो क्यों उन्होंने लिस्ट नहीं किया है, ऐसा तो होना चाहिए था कि कॉस्ट है ना, बट स्टिल ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है ये ऑलमोस्ट स्टेबल है, बहुत ज़्यादा अप नहीं, बहुत डाउन नहीं, 11 पॉइंट समथिंग के रेशो में ही है ऑलमोस्ट। एक बट मतलब 12 भी आया था, बट स्टिल 11 पॉइंट समथिंग के ही ऑन एवरेज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे आप तो ईयर ऑन ईयर न के बराबर बढ़ा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन ही घट गया है। 25% था लास्ट साल, इस साल है 22%। और आप देखोगे कि यहाँ से इंक्रीज भी हुआ था, बट स्टिल कम है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखोगे आप तो ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डाउन है। नेट प्रॉफिट ये भी कम। तो इसमें कुछ तो ऐसा है जो इसका साथ नहीं दे रहा है, राइट। रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो अच्छा है, लेकिन स्टॉक प्राइस का क्या कर, देखो एक साल में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, वो उल्टा नेगेटिव रिटर्न दिया है, माइनस हो। ये एक रिटेलर्स यहीं पर जो अटके हुए हैं वो इसीलिए इसको देखे जा रहे हैं कि कभी ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब बैलेंस शीट में आते हैं। इसकी बैलेंस शीट में देखने वाली बात है जो आप सबसे पहले इसमें ऑब्जर्व करते हो वो है इसकी बोरोइंग्स। अगर आप बोरोइंग देखोगे तो यहाँ ये बोरो नहीं कर रहा था, लेकिन मार्च में से जो इसकी बोरोइंग हुई है वो बहुत ज़्यादा है। और ये बोरोइंग है किस लिए? नए स्टोर बनाने के लिए। तो ये हम समझ सकते हैं कि अगर उनको नए स्टोर बनाना है, एक्सपेंड करना है, तो वो लोन लेंगे और उनको सर्विस भी करना पड़ता है, उस पर EMIs वगैरह सब देनी पड़ती हैं। तो ये एक्सपेंड कर रहे हैं, इनकी बोरोइंग्स बहुत ही तेज जा रही है, इसलिए हमको डेट टू इक्विटी भी दिख रहा था। वैसे भी जो इनकी डेट टू इक्विटी हमेशा सही है। और देखो ये बोरोइंग्स इनके बढ़ते ही जा रहे हैं। टोटल लायबिलिटी
इसी लाइबिलिटीज बढ़ते हैं कि स्टोर बढ़ते जा रहे हैं हमारे पास, राइट। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इनके रिजर्व जो है कम हो रहे हैं, मतलब कम है काफ़ी, और बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा है। और इसको भी आप डिटेल में देखना चाहो तो आप एक्सपेंड कर सकते हो कि लीज लाइबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज़ भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रही है, बट लीज लाइबिलिटी सबसे ज़्यादा इसमें कि नए स्टोर्स के लीज ली, कॉन्ट्रैक्ट्स लिए। कैश फ्लो भी देखेंगे हम, अगर तो ये कोविड को हटाते हैं तो बाहर से रिकवर करके ऑलमोस्ट नेट पॉजिटिव कैश फ्लो आ गया है, और बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है इसमें। अब इसमें आप शेयर होल्डर्स पैटर्न देखते हो तो जुबलिएंट के जो प्रमोटर्स हैं, जुबलिएंट कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड, इनके पास कंसिस्टेंट है, इन्होंने कुछ भी नहीं बेचा। जब इनके पास कुछ नहीं बेचा तो मार्केट इतना नीचे क्यों है? बेचता कौन है? FIIs, GIIs। मार्केट में जो शार्प मूव होते हैं वो FIIs ही लेकर आते हैं। यहाँ हम FIIs पे देखते हैं जून 2020 से, यहाँ इनके पास 36% शेयर थे, फिर 37.18 समझ 38 हो गया, 39, 40, 41, 41.5, 39, और यहाँ देखिए दिसंबर 2021 से मार्च 2022 के बीच में सीधा 39.77 से 31 पर आ गए। 8% 8 से 7% यहाँ उन्होंने उड़ा दिए सारे से। इस सब मार्केट में बेचती है 29, 28, तो यहाँ डिक्लाइन आ गया 26, अभी 25। FIIs दिसंबर 21 से लगातार इसकी सेलिंग किए जा रहे हैं। खरीद कौन रहा है? ऑब्वियसली पब्लिक और DIIs, म्यूचुअल फंड्स। और ये म्यूचुअल फंड के पास 15.69 शेयर्स थे, यहाँ पे इनके पास 10 आ गए। और दिसंबर 21 के बाद देखिए यहाँ 11.37, और अब देखिए 15 पॉइंट, ये जो बेच रहे थे ये DIIs खरीद रही थी और पब्लिक खरीद रही थी 6.6 से 10.22। अब 17, 19, 20, 21 रहा। अब यहाँ देखिए सेम ऐसा ही है, 10.2, 10.7, कुछ ने निकाल दिया 9.28, लेकिन अगेन 10.23, 10.6। DIIs और रिटेल सबसे ज़्यादा लेके बैठे हुए हैं और गिर रहा। और आप इसको आप देख भी सकते हो साइड बाय साइड। अगर आप देखो तो दिसंबर 21 के बाद मार्च 22, तो ये दिसंबर 21 का क्वार्टर था, यहाँ से मार्च 22 के देखिए यहाँ से लगातार सेल होता जा रहा है। अगर हम ट्रेडिंग में चलें, राइट, और इनका यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट भी आया था, ये इनका स्टॉक स्प्लिट 1:5 का हुआ था 19 में। तो आप देखोगे कि नवंबर 21 तक ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये कंटिन्यूसली ये ऊपर जा रहा है, और ये ऊपर ले जा कौन रहा है? FIIs लेके जा रहा है ऑब्वियसली। अभी हमने देखा था, मैं फिर से आपको शो करता हूँ, दिसंबर 2021 तक FIIs लगातार बाई कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। जो बड़े मूव्स आते हैं वो FIIs ही लेके आते हैं, बहुत बड़े बड़े अमाउंट है इनके पास, डॉलर्स में है, ऑब्वियसली बात है कि बाहर से आते हैं तो बहुत पैसा होता है। हम देखिए तो दिसंबर 2021 तक FIIs बाई कर रहे थे, जो हमको दिख रहा है यहाँ पे। अब इन्होंने सेल शुरू कर दिया। अब हम देखते हैं, अब वापस अब देखिए तो मार्च 2022 से लेके लगातार वो सेलिंग करता है। तो यहाँ देखिए यहाँ ही दिसंबर और मार्च के एंडिंग में ही एक मैसिव डिफरेंस है। तो यही आपको चार्ट में दिखाई देगा। अगर मैं चार्ट में आ रहा हूँ, चार्ट में देखेंगे दिसंबर के बाद ये देखिए ये मार्च में ये 2020 शुरू हो गया, ये मार्च है, इतनी भयानक सेलिंग आई है, सब ने की है। फिर और FII सेलिंग की है। अगर आप देखोगे ये देखिए वॉल्यूम देखिए यहाँ से लेके ये पूरा, ये आपको मेजॉरिटी ऑफ कैंडल्स रेडी नजर आएंगे। बीच बीच में रिटेलर्स खरीद रहे हैं, DIIs खरीद रहे हैं, तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक आता है, और हर बाउंस बैक पर FIIs कंटिन्यूसली बेच रहे हैं, राइट। आप देखोगे यहाँ पर हर क्वार्टरली में जब ऊपर आता है फिर नीचे आ रहा है। ये कौन बेच रहा है? आप देखोगे, आप ये हो गया दिसंबर 2022 से लेके फरवरी 2023 के बीच में। तो अगर हम यहाँ भी देखोगे, जाके देखते हैं अपना दिसंबर 22 से लेके मार्च तक, हर पॉइंट पर, हर बाउंस बैक पर जब जब हल्का सा ऊपर जाने की कोशिश की है इसने, तब FIIs ने सेलिंग की है। और 36 समझ लीजिए अप्रॉक्स 42% से लेके वो 25% पे लेकर आ रहे हैं। तो ये हमको प्राइस जो है वो साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है ट्रेडिंग व्यू में, अगर हम वॉल्यूम्स देखते हैं और चार्ट कैनल्स देखते हैं। इन्फ्लेशनरी मेजर जो हैं वो शायद कुछ रिजॉल्व हो रहे हैं, कुछ वेजिटेबल्स के और उनके जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस स्टेबल हो रहे हैं। रशिया यूक्रेन वाला भी पूरा सिस्टम खत्म हो गया है, सब कंज्यूम कर लिया है स्टॉक ने। यहाँ से अब एक अप मूव आने का चांस है। अप मूव कहाँ तक आ सकता है? तो उसके लिए हम वीकली बेसिस पे चलते हैं। तो वीकली बेसिस पे चलते हैं, हमको पता है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ दिख रहा है, फुल नहीं। अगर उसको आप हटा भी लें तो
अगर इसको जाना है ऊपर तो ये ऐसा हल्का सा ऐसा राउंडिंग बॉटम बनाएगा, धीरे धीरे यहाँ हायर हाई हायर लो इसको यहाँ बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इसको इससे ऊपर जाना पड़ेगा, और ये वाला प्राइस है। रुकिए मैं ड्राइंग क्लियर करता हूँ। राइट, मैंने ड्राइंग रिमूव कर दी है। अब देखिए सबसे पहले तो इसको अपने रेजिस्टेंस पॉइंट्स को तोड़ना है। अगर इसका फायदा सबसे पहला रेजिस्टेंस ही यहीं आ जाता है, इस लेवल पे हम देख रहे हैं यही है, और अभी इसके ऊपर ही है। लेकिन अगर क्योंकि अब हल्का सा ऊपर यहाँ पर भी है, अगर मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो आप देखोगे कि यहाँ प्रीवियसली भी इसी जोन पे इसने सपोर्ट लिया था, राइट, और फिर यहाँ ऊपर गया, फिर इसने यहाँ पर सपोर्ट लेके ये ऊपर गया। तो ये इसका प्रीवियस सपोर्ट था। फिर इसने जब ये डाउनफॉल आया तो भी इसने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर एक पुल बैक दिया, फिर एक सेल आया, फिर इसने नीचे से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर अगेन इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, लेकिन फिर इसने कन्विंसिंगली तोड़ दिया। अब ये वापस इसके ऊपर आ रहा है। अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको बेर मिनिमम 515 पे कंसोलिडेट करना पड़ेगा। 515 क्लोजिंग बेसिस पे, याद रखिएगा कि ये इंट्राडे बेसिस पर नहीं, क्लोजिंग बेसिस पर। वैसे भी ये चार्ट वीकली है, तो वीकली हो तो और भी बेटर है। 515 के ऊपर इसको यहाँ पे कंसोलिडेट करना पड़ेगा। फिर इसको यहाँ अगर ये हायर हाई बनाता है, इस पॉइंट को ये तोड़ता है और इस तरह से कुछ हायर हाई बनाने की कोशिश करता है, आइडियली ऐसा नहीं होगा लेकिन उसमें थोड़ा सा अप डाउन इस तरह से होगा। अगर ये 515 के ऊपर क्लोजिंग होता है और ये इस पॉइंट को ये ऊपर, इस पॉइंट को ये ऊपर क्लोज होता है और एक हायर बनाता है, अगर हम इसको पॉइंट लेके चले L1 ले, और ये हायर लो बनाएगा और फिर और हायर लो बनाएगा, तो हमारा ये रिवर्सल साइन शो करेगा कि हमें पता चलेगा कि हाँ इसमें एक रिवर्सल आया है। और फिर हम इसको प्ले करेंगे इसके ऑल टाइम हाई, इसके ऑल टाइम हाई के लिए। अगर हम इसका ऑल टाइम देखें तो वो 900 के आसपास बनता है। अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं इसके ऑल टाइम हाई के आसपास, तो यहाँ इसने टच किया था, ये 916 है। अगर हम इसको मेजर करें यहीं से, 515 से मेजर करते हैं, अगर 515 से भी मेजर करते हैं यहाँ पे, तो इसमें ऑलमोस्ट 76% का अभी स्पेस है। अभी क्या कह सकते हैं, इसमें शायद इसके अंदर वैल्यू है कि ये जा सकता है अपने ऑल टाइम हाई के। लेकिन देखने वाला ये बात होगी कि एक्सपेंशन के चक्कर में ये ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। और ये हो सकता है कि कुछ लोग को ये ड्रॉप भी बड़ा लग रहा हो। अगर मैं यहाँ पे देखेंगे कि अभी हम देखेंगे कितना बड़ा ड्रॉप है, इसको हम डेली चार्ट पे देखेंगे अभी थोड़ी देर करके, आपको पता चलेगा कि ये ड्रॉप पहले भी आ चुका है। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं इसको अपने ऑल टाइम हाई के पास कर पाऊँगा। हाँ, डिस्क्लोजर मेरे पास इसकी कुछ पोजीशंस है। मैंने इस पुल बैक के आसपास यहाँ मैंने यहाँ पर मेरे पास कुछ पोजीशंस थी, मैंने धीरे धीरे एक्वायर किया था। कभी भी आप एक चंग में बाय मत करो। जैसे अगर आपको 50 शेयर लेने हैं, मान लीजिए आपको 50 शेयर लेने हैं, हम रिटेलर से इतना बड़े शेयर हम ले भी नहीं पाते। मान लीजिए आपको टोटल 50 शेयर लेने हैं, तो आप क्या करो, इसको 5 भाग में डिवाइड कर दो। 10 शेयर्स लो एक लेवल पे, फिर 10 शेयर लो दूसरे लेवल पे, फिर 10 शेयर लो तीसरे लेवल पे, फिर 10 लो नीचे पे। अगर ये ऊपर नीचे आ रहा है, कम से कम 5% का डिफरेंस होना चाहिए, तो आपके पास एक कंसोलिडेटेड एक एवरेज प्राइस मिल जाएगा। अगर ये अपर हाई जा रहा है तो पिरामिड होगा, लोअर हाई तो एवरेज होगा। तो कोशिश करो कि आप इसको डिवाइड करो, एक साथ मत लो। मेरे पास कुछ पोजीशंस है जो मैंने यहाँ ले रखी हैं, और अभी ओवरऑल मैं इसमें लॉस में हूँ। आई थिंक 7-8% का लॉस है। लेकिन मेरा टारगेट ये है कि मैं इसको 916 के पास इसको वापस जाता हुआ देखूँ और कुछ प्रॉफिट बुक करूँ बीच बीच में। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है असल में, ये मेरा एनालिसिस है। आपको कोई किसी के कहने पे भी नहीं लेना है, मेरे या किसी और कहने पे आपको एनालिसिस करना है, आपको चार्ट पैटर्न स्टडी करना है, एनालिसिस करना है, फिर लेना है, क्योंकि कन्विक्शन आप ही को लाना है, कोई और कन्विक्शन नहीं लेके आ सकता। राइट, एक क्विकली देख लेते हैं कि इसने ऑल टाइम हाई, ये यहाँ से रिसेंट हाई से इसने कितना नीचे आया है। अगर हम देखते हैं ये ऑलमोस्ट 54% नीचे है। अब आपको लगेगा 54% एक बहुत बड़ा जंप है, लेकिन जुबलेंट जैसी कंपनी जो हाई पी रखती हैं और ग्रोथ ओरिएंटेड है, उनमें पहले भी ऐसा फ्लो आ चुका है। कोविड की बात नहीं कर रहा, अगर आप यहाँ देखते हैं ये कोविड का टाइम है। अगर कोविड टाइम में भी देखें कितना इसमें डाउन फॉल आया था, तो ये 42% का था। तो 40-50% गिरना जुबलेंट फूडवर्क्स टाइप कंपनी में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ भी हम एक डाउन स्ट्रीम देख रहे हैं। यहाँ देखते हैं
ये भी 40% के आसपास लगभग फ्लो है। और अगर आप थोड़ा पीछे करोगे इसमें तो आपको और भी दिखाई देगा। ये यहाँ से लेके यहाँ भी काफ़ी ग्रोथ है, यहाँ भी ग्रोथ बोल रहा हूँ। यहाँ प्राइस फॉल हुआ था, अगर आप इस प्राइस फॉल को नापोगे इसके बेस से यहाँ पर, तो ये 60.9 समझिए 61% का पहले भी ये डाउन फॉल दिखा चुका है। और यहाँ पर भी देखिए बहुत ही ज़्यादा सेलिंग थी। आपको दिख रहा होगा कि वॉल्यूम्स के जो बार हैं वो रेड बहुत ज़्यादा है, और जब ग्रीन आता है तो फिर मूवमेंट भी उतनी तेज होती है। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जुबिलेंट में थोड़ा सा प्राइस करेक्शन होना। पॉइंट ये है अगेन यहीं पर वापस आता है वो, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, या बाय इन फियर सेल इन ग्रेड। इस समय जुबिलेंट में फियर है, देखते हैं कौन बाय करते हैं, कौन इस कोट को मानता है, कौन इस कोट को फॉलो। तो ये रही बात जुबिलेंट फूडवर्क्स की। अगर मैंने कुछ मिस किया है इसमें आप प्लीज़ बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मैंने कुछ और एनालिसिस करनी है, मुझे कुछ और पॉइंट्स देखने चाहिए, तो आप प्लीज़ बताइएगा कि मैंने क्या मिस कर दिया। सब्सक्राइब लाइक करिए, हो सकता है किसी को शेयर भी कर देंगे, चैनल को मिलती है हेल्प। मिलेंगे फिर किसी अगले चार्ट को देखने के लिए, किसी कंपनी के बारे में फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस की। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।